हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो पहले हम जानते हैं क्या है आनुवांशिकता या आनुवंशिक। आनुवांशिकता का अर्थ है कि अपने ही समान अपने अन्य को उत्पन्न करना। जैसे कि माता पिता जो हैं वो अपनी संतानों को उत्पन्न करते हैं, तो ये एक प्रकार से आनुवांशिकता होता जाता है। फिर उनके संतान अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न करेंगे और वो अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न करेंगे। मैकाइवर के अनुसार पर्यावरण और वंशानुक्रम परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं ये हमारे एग्जाम्स में आती हैं, सीटेट के अलावा सीटेट में भी आ जाती हैं कभी कभी, लेकिन अन्य जितने भी टीचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आती हैं। जैसे वुडवर्थ ने क्या कहा, तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जन्म का आरंभ करते समय व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। ये जन्म के समय नहीं वरन गर्भधारण के समय जन्म के लगभग 9 माह पहले व्यक्ति में पैदा होती हैं। संगल्स एंड हॉलैंड ने क्या कहा, माता पिता या अन्य पूर्वज से प्राप्त समस्त शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्षमता आदि व्यक्ति के वंशानुक्रम में सम्मिलित रहती है। जेम्स ब्रेवर ने कहा, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना या आना ही वंशानुक्रम है। गर्भधारण के समय 23 शुक्राणु क्रोमोसोम, शुक्राणु स्पर्म 23 अंडाणु इससे मिलते हैं तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम बनता है। जब 23 जोड़ी शुक्राणु और 23 जोड़ी अंडाणु मिलते हैं, 23 शुक्राणु और 23 अंडाणु मिलते हैं तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम बनता है। ये याद रखिएगा आप। आगे है, मानव में लिंग निर्धारण को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। माँ में जो होते हैं वो XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पिता में XY पाए जाते हैं। जब माँ का X क्रोमोसोम पिता के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, लेकिन जब माँ का X क्रोमोसोम पिता के Y क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। अर्थात लड़की पैदा होने के लिए XX होना अनिवार्य है और लड़का पैदा होने के लिए XY, जिसमें Y जो है पिता के ही पास होता है, माँ के पास नहीं होता। वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के क्या क्या नियम है। समानता का नियम। समानता का नियम क्या है, जिसमें बच्चे को माता पिता के समान ही लगभग सभी गुण मिले हो। जैसे पिता गोरा है तो बच्चा भी गोरा है, माता या पिता कोई भी गोरा है तो बच्चा भी गोरा है, काला है तो काला है बच्चा। अगर यदि माता पिता में माता की हाइट कम है तो बच्चे की अगर हाइट कम हो जाती है तो ये माना जा सकता है कि ये समानता का नियम है। आगे है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम मतलब बच्चा माता पिता के गुण न पाकर थोड़ा अलग गुण पाए, उसे हम भिन्नता का नियम कहते हैं। जैसे माता पिता दोनों गोरे हैं तो बच्चा काला हो गया, या फिर माता पिता काले हैं तो बच्चा गोरा हो गया। ये हमारा भिन्नता का नियम हो गया। आगे है प्रत्यागमन का नियम। उनके नियम में जैसे माता पिता जो है उनसे एकदम भिन्न बच्चे को पैदा होना। जैसे कि माता पिता यदि माता डॉक्टर है और अगर पिता इंजीनियर है तो जरूरी नहीं कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेगा, बच्चा कुछ और भी बन सकता है। जैसे या एक और अगर हम एग्जांपल ले लें कि यदि पिता कोई अफ्रीकन है या कोई पिता वैसा है जिसका पिता हो गया ये पिता जिसका कलर एकदम डार्क हो, और माँ है जो उसका कलर मीडियम में हो, उसका कलर मीडियम हो, तो जरूरी नहीं, या नहीं उसका कलर फेयर हो तो जरूरी नहीं कि बच्चा डार्क हो या फेयर हो, बच्चा मीडियम भी हो सकता है, बच्चा मीडियम भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रत्यागमन का नियम है। आगे देखते हैं। आगे है नेचर एंड नर्चर। नेचर क्या है और नर्चर क्या है। नेचर में मतलब कि नेचर से पता ही चल जा रहा है, पर्यावरण होता है। नर्चर यानी कि पोषण होता है। नेचर जो होता है वो आनुवांशिक होता है, नेचर स्थिर होता है। अभी नेचर आनुवांशिक कैसे होता है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे के अंदर कुछ बुद्धि जो है वो एकदम फिक्स होके आती है,
बाद धीरे धीरे जब बच्चा उसमें मेहनत करता है और अलग करता है तब जा करके बुद्धि बढ़ती है। फिर आनुवांशिक मतलब बच्चे को आनुवांशिकता के रूप में अपने पिता से कुछ न कुछ गुण पिता के या माँ से उसको मिल जाते हैं, तो इसे आनुवांशिक कर देते हैं, जो कि नेचर में आता है। और पोषण के अंतर्गत क्या होता है? पोषण के अंतर्गत बच्चा जैसे है उसे ज्यादा, यदि बच्चा कमजोर है, बच्चा कमजोर है और उसे ज्यादा अच्छे से ध्यान देकर के खान पान पे ध्यान दिया जाएगा तो बच्चा मजबूत तंदुरुस्त हो सकता है। ये हो गया नर्चर का गुण। स्थिर है, आपको जो गुण मिला है, यदि आपका कलर जो है वाइट है, वाइट मतलब फेयर है, या फिर आपका कलर डार्क है, तो वो कलर जो है वो स्थिर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और जबकि गति में मतलब चेंज हो सकता है। आप आप अगर वातावरण में जाएंगे, वहाँ के अलग इन्वायरमेंट चेंज होगा तो थोड़ा बहुत असर आपके कलर में आ सकता है। ये गतिमय होता है। अब बात करें इंट्रा की। इंट्रा क्या होता है? तो पियाजे के अनुसार जब बच्चा स्वयं से सीखता है, स्वयं से अनुभव करता है, स्वयं से अनुभव करता है या कुछ सीखता है तो इसे इंट्रा बोलते हैं, तो इसे हम इंट्रा बोलते हैं। लेकिन अगर वही वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो है बा किसी और माध्यम से या दूसरों के द्वारा दूसरों से सीखता है तो इसे इंटर बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। आगे है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करते हैं भौतिक कारक है, परिवार है, विद्यालय और अध्यापक है। भौतिक कारक जो है विकास को इस प्रकार से प्रभावित करता है, यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण जो है, मौसम जो है काफी अच्छा है तो आपका विकास काफी अच्छे से होगा। अगर वहाँ पे गर्मी ज्यादा है तो आपको मतलब अगर अच्छा नहीं है तो कई प्रकार की परेशानियां होंगी, आपका विकास उचित ढंग से नहीं हो पाएगा, आपका यानी बच्चों का। परिवार जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परिवार आपका सक्षम है, आपको हर आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है, परिवार का वातावरण अच्छा है, तो बच्चा काफी अच्छे ढंग से जो है विकास करेगा, डेवलप करेगा। लेकिन वही अगर गरीब परिवार है, बच्चे की हर आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है, तो वहां पे बच्चे का विकास जो है काफी धीमी गति से होता है। विद्यालय और अध्यापक भी विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों में। जैसे यदि बच्चा कोई शाई स्वभाव का है और अध्यापक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो बच्चा उसी तरह बना रहेगा। लेकिन अगर अध्यापक बच्चे को ध्यान दे के उसको प्रोत्साहित करेगा तो धीरे धीरे बच्चा घुल मिल जाएगा, उसका विकास, बोलने में जो उससे कमी है वो दूर हो जाएगी और वो ज्यादा बोल पाएगा, उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। अब अगली टॉपिक है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। हमारे आसपास के लोगों के साथ रहकर कुछ निश्चित नियमों का पालन करना ही समाज कहलाता है, और उस समाज में रहना ही समाजीकरण है। उस समाज के नियमों के अनुसार रहना ही समाजीकरण है। समाज में रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है? तो जैसे समाज में रहने के लिए हमें समाज समय के साथ समाज में समायोजित होना होता है। समय के साथ के साथ सम, समाज में समाज में समायोजित होना होता है। सामाजिक नियमों को मानना और उनका पालन भी करना है। अच्छा, अब देखते हैं पहले कैसे समाज के और क्या क्या भाग है जिससे मिलकर के समाज बनता है। तो एक समाज कैसे बनता है? तो समाज में जो है समाज में क्या होते हैं? समाज के बहुत सारे नियम और जानकारियां होती हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। तो कैसे हम फॉलो करते हैं? तो परिवार है परिवार जो है ये भी समाज से जुड़ा ही हुआ है। इसका एरो हम इस तरह से बनाएंगे, ये भी मिलता है समाज से ही। और विद्यालय भी जो है समाज से ही जुड़ा हुआ है। सहपाठी भी हमारे समाज से ही जुड़े हैं। आसपास के लोग भी समाज हैं। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और मीडिया जो है ये सब मिल करके ये चीजें जो है समाज बनाती हैं।
आगे है सामाजिक समा, समाज की संस्थाएं। यहाँ पे होना चाहिए समाजीकरण की संस्थाएं। परिवार, परिवार क्या है? परिवार समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण और प्राथमिक उदाहरण है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार में होता है और अपने परिवार से ही सीखता है। बच्चा जब बड़ा होता है उसके परिवार में जो भाषाएं बोली जाती है बच्चा उसी का यूज करता है, उसी का प्रयोग करता है। यदि हरियाणा हरियाणा में बच्चा पैदा हुआ है वो जो उसके परिवार में भाषा बोली जाती है हरियाणवी, तो बच्चा वही भाषा बोलता है। बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो इंग्लिश बोलेगा, मैंने उसके परिवार में जो भाषा बोली जाएंगी बच्चा वही पहले सीखेगा, उसी का अनुकरण करेगा। पीयर्स ग्रुप, सहपाठी, बच्चे का सहपाठी जैसे रहेंगे बच्चा वैसा बनेगा, उनका अनुकरण करेगा, उनसे सीखेगा। आगे है धर्म और कानूनी अधिकार। बच्चा जो है धीरे धीरे धर्मों को जानेगा, कानूनी अधिकारों को जानेगा, नियमों को मानेगा। आगे है मीडिया। मीडिया जो है, मीडिया से भी बच्चा बहुत कुछ जान सकता है, समाज के बारे में, समाज से मिल सकता है। मीडिया जो है विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के द्वारा बच्चों तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। आगे है स्कूल, विद्यालय। विद्यालय वह स्थान है जहाँ पे बच्चों को अपने ही हम उम्र के ढेर सारे और भी बच्चे मिलते हैं, तो बच्चे उन बच्चों की आदतों को देखते हैं, सीखते हैं और एक समाज का एक तरह से कह सकते हैं निर्माण करते हैं। आगे है समाजीकरण के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, संचार, संस्कृति, ये सभी समाजीकरण के तत्व हैं। समाजीकरण के प्रकार, समाजीकरण के प्राथमिक प्राथमिक समाजीकरण के प्रकार में परिवार है, फैमिली है। द्वितीय समाजीकरण में विद्यालय हो गया, मीडिया हो गई और प्रकार के एजेंट हो गए। प्रत्याशी समाजीकरण वो होता है जिसमें बच्चा भविष्य में जाने वाला है। जैसे बच्चे का मन है कि वो अध्यापक बनेगा, तो बच्चा शुरू से ही जो है अध्यापक के मापदंडों के लिए जो जो अनिवार्य चीजें हैं उनके उनका अनुकरण करने लगता है। यदि बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या मापदंड है, तो बच्चा उनका अनुकरण करने लगता है। तो ये हो गई प्रत्याशी समाजीकरण। अगला है विकासात्मक समाजीकरण। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है पहले से ही जानकारी होती है और वो उसमें विकास करता है, मतलब बच्चा कुछ जान रहा है तो उसे जानता है और उसमें अलग से चीजों को जोड़ता है। तो ये हो गया विकासात्मक समाजीकरण। पुनः समाजीकरण यानी रीसोशलाइजेशन। री इसमें क्या होता है, बच्चा जैसे एक ग्रुप को छोड़ करके अन्य ग्रुप में जाना या एक माध्यम को छोड़ करके दूसरे माध्यम में जाना। जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर के पहले टीचर बन गया है, फिर उसे टीचर की जॉब को छोड़ करके कोई दूसरा अन्य जॉब करना है, तो पूरी तरह से उस चीज को छोड़ करके अन्य चीज पे निर्भर हो जाएगा। या आप एक ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चा हिंदी माध्यम से पढ़ रहा है, फिर वो आगे चल के उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो कहीं और चला गया जहाँ पे अंग्रेजी अनिवार्य है, तो अब बच्चे को स्कूल में हिंदी छोड़ करके इंग्लिश माध्यम को सीखना है, तो इसे पुनः समाजीकरण कहते हैं। अब आगे है कुछ प्रश्न जिसे हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों को समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? परिवार, संस्था, धार्मिक संस्थाएं। ये थोड़ा गलत हो गया है। परिवार, धार्मिक संस्थाएं, मीडिया या विद्यालय। तो इनमें से कौन सी है? परिवार जो है ये तो प्राथमिक है, द्वितीयक तो है नहीं। धार्मिक संस्थाएं है, विद्यालय है, मीडिया है, यानी सी बी डी हमारा ऑप्शन तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे है प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया, संस्थान, धार्मिक संस्थान। ये यहाँ पे होना चाहिए धार्मिक संस्थान या परिवार। तो
परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। स्कूल द्वितीय समाजीकरण की एकमात्र संस्थान है। ये एकमात्र से जो है देखते हैं, ए और बी दोनों सही है, ए गलत है, बी सही है, ए सही है, बी गलत है, ए और बी दोनों गलत है। तो समाजीकरण स्कूल में ही होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ये ही और एकमात्र जो है निगेटिव वर्ड है, तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का समाजीकरण उसके परिवार से ही प्रारंभ हो जाता है, और स्कूल ही एकमात्र द्वितीय समाजीकरण नहीं है, मीडिया भी है, अन्य धार्मिक संस्थाएं भी हैं या अन्य संस्थाएं भी हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली, यहाँ पे प्राथमिक नहीं, यहाँ पे द्वितीयक होगा, द्वितीयक संस्था है। तो किशोरों को जेंडर भूमिका व रूढ़िवादियों के दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं, ये भी बात सत्य है। मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली संस्था है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है दोनों सही है और सही व्याख्या करती है। आगे है समाजीकरण, एक मिनट दोस्तों, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा या कक्ष में सीखना या सीखने ये सीख या सीखने निष्क्रिय रूप से होता है, का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है। बताइए, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने या सीखना निष्क्रिय रूप से होता है, का स्वरूप सामाजिक होता है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है, तो का स्वरूप सामाजिक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास केवल उसके वातावरण पर निर्भर करता है। ये केवल हमारा निगेटिव वर्ड है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। केवल ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता, वातावरण एक दूसरे से परस्पर अंतर क्रिया करते हैं, तो यही हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरों के सामाजिक रहा, एक मिनट दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा कुछ त्रुटि है। हम इसे लिख सकते किशोरों के समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं और द्वितीयक हैं। सॉरी, ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, संस्थाएं द्वितीयक हैं। कौन सी संस्थाएं हैं? किताबें, मीडिया, धर्म, परिवार, किताबें, कानून, किताबें, परिवार, कानून, धर्म, परिवार। तो मीडिया भी है, किताबें भी हैं और धर्म भी है। जब तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम अपने अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब